कभी आपने सोचा है हम सरकार को जो पैसा देते हैं क्या वो हमेशा टैक्स ही होता है? मतलब इनकम टैक्स है, कभी कोर्ट की फीस भरते हैं, पहले वो एजुकेशन सेस लगता था, अब जीएसटी है। ये सब हाँ हमारी जेब से सरकार के पास तो जाते हैं, पर क्या ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? लगता तो है कई बार, पर असल में इनमें शायद जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। नमस्कार, आज हम इसी को सुलझाने निकले हैं। हमारे पास कराधान कानून यानी टैक्सेशन लॉ से जुड़े कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं, और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरने वाले हैं। ये स्रोत हमें टैक्सेशन की बारीकियों, इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, इसका इतिहास और कुछ अहम अदालती फैसलों के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज का हमारा मकसद है की डिस्टिंक्शंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ, यानी कराधान कानून की मुख्य विशेषताओं और इसके मूल सिद्धांतों का समझना। कोशिश करेंगे कि ये जटिल लगने वाली दुनिया थोड़ी आसान लगे। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये टैक्सेशन लॉ या कराधान कानून होता क्या है? क्या ये सिर्फ टैक्स वसूलने का नियम है? हाँ, देखिए, बुनियादी तौर पर तो कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कराधान कानून असल में कानून की वो शाखा है जो सरकार को ये अधिकार देती है कि वो व्यक्तियों पर, कंपनियों पर वगैरह टैक्स लगाए, मतलब लेवी करे। लेवी? हाँ, उसे वसूले यानी कलेक्ट करे, और इस पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करे, मतलब नियमित करे। आसान भाषा में अगर कहें तो ये वो सारे नियम कायदे हैं जो तय करते हैं कि कौन टैक्स देगा, कितना देगा, कब देगा और कैसे देगा। और हाँ, सरकार उस पैसे का क्या करेगी। अच्छा, और सरकार ये टैक्स लेती क्यों है? क्या सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए? ऐसा लगता तो है कभी कभी। हाँ, लगता जरूर है। और हाँ, खजाना भरना या जिसे हम कहते हैं राजस्व संग्रह, रेवेन्यू जनरेशन, वो तो एक मुख्य उद्देश्य है ही। आखिर सरकार को देश चलाना है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, सड़कें, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर खर्च करने के लिए पैसा तो चाहिए ही। हाँ, वो तो है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कराधान के और भी कई अहम मकसद हैं। जैसे कि क्या हो सकते हैं और मकसद? जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है धन का पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अक्सर टैक्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जिनकी आय ज्यादा है वे ज्यादा टैक्स दें। इससे कोशिश होती है कि समाज में जो आर्थिक असमानता है वो थोड़ी कम हो। अच्छा, मतलब अमीरों से लेकर गरीबों को देना, उस तरह का कुछ? हाँ, सीधे तौर पर देना नहीं, पर हाँ, उस पैसे से ऐसी योजनाएं चलाना जिससे गरीबों या कम आय वालों को फायदा मिले। फिर दूसरा बड़ा उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का नियंत्रण या रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। सरकार टैक्स दरों को घटा बढ़ाकर महंगाई को या मंदी को, निवेश को, खपत को, इन सब चीजों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर किसी चीज पर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वो महंगी हो जाएगी। हाँ। तो शायद लोग उसे कम खरीदें, या किसी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट दे दी जाए। तो ये एक टूल की तरह है अर्थव्यवस्था को दिशा देने का। और चौथा, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। टैक्स से जो पैसा जमा होता है उसी से तो सरकार गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला पाती है। तो ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को साधने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। ये बात तो ठीक है, काफी व्यापक उद्देश्य हैं इसके। लेकिन स्रोतों में एक बात कही गई है जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी, कि टैक्स देना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, पर बदले में हमें सीधे तौर पर कुछ नहीं मिलता। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब हम पैसा दें और कहें कि भाई बदले में क्या मिला, तो जवाब है कुछ नहीं। देखिए, ये टैक्स की एक बहुत ही बुनियादी और खास पहचान है। यही चीज इसे कई दूसरे भुगतानों से अलग करती है। चलिए इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को समझते हैं तो ये और साफ होगा। पहली, जैसा आपने कहा, ये अनिवार्य भुगतान है। अगर कानून कहता है कि आप पर टैक्स बनता है तो आपको देना ही होगा। ये आपकी मर्जी पर नहीं है, ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरी जो बात आपको अटपटी लगी, कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं, या हम कह सकते हैं क्विड प्रो क्वो का अभाव। इसका मतलब है कि जब आप इनकम टैक्स देते हैं तो सरकार आपको सीधे तौर पर उसके बदले में कोई खास सेवा या वस्तु नहीं देते। लेकिन सड़कें तो बनती हैं, अस्पताल चलते हैं। बिल्कुल, उस पैसे से बनी सड़क का इस्तेमाल आप भी करते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज आप भी करवा सकते हैं, देश की सुरक्षा का फायदा आपको भी मिलता है।
लेकिन ये फायदे किसी एक टैक्स पेयर को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते, ये पूरे समाज को, पूरे देश को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख टैक्स दिया तो आपको 1 लाख की सीधी सेवा मिलेगी। तो आप कुछ देते हैं टैक्स, पर बदले में सीधे तौर पर पर्सनली आपको कुछ खास नहीं मिलता। समझ गया। फायदा मिलता है पर वो जनरल होता है, स्पेसिफिक नहीं। बिल्कुल। तीसरी विशेषता, टैक्स हमेशा कानून द्वारा लागू होता है। सरकार जब चाहे जैसे चाहे टैक्स नहीं लगा सकती। हमारे संविधान का अनुच्छेद 265 बहुत साफ कहता है, कानून के अधिकार के बिना कोई कर ना तो लगाया जाएगा और ना ही वसूला जाएगा। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। हर टैक्स के पीछे संसद का या राज्य विधानमंडल का बनाया हुआ एक कानून होना जरूरी है। ओके, कानून जरूरी है। हाँ, और चौथी विशेषता, टैक्स हमेशा सार्वजनिक उद्देश्य हेतु फॉर पब्लिक पर्पस ही लगाया और खर्च किया जा सकता है। सरकार टैक्स से जमा हुआ पैसा अपने निजी कामों में या किसी निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो पैसा जनता की भलाई के लिए, सार्वजनिक हित के लिए ही खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 बातें हुई। अनिवार्य, सीधा रिटर्न नहीं, कानून से लागू और पब्लिक पर्पस के लिए। अब आते हैं उन शब्दों पर जिनमें अक्सर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम कंफ्यूजन, टैक्स कर और फी शुल्क। सुनने में एक जैसे लगते हैं, दोनों ही सरकार लेती है, फर्क क्या है? बिल्कुल, दोनों सरकार लेती है, लेकिन दोनों का आधार और मकसद बिल्कुल अलग है। जैसा हमने अभी समझा, टैक्स कर एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार अपने आम राजस्व को बढ़ाने के लिए लेती है और जिसके बदले में कोई सीधी या विशेष सेवा देने का वादा नहीं होता। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब टैक्स हैं। वहीं दूसरी तरफ फी जो है, वो किसी विशेष सेवा के बदले लिया जाने वाला भुगतान है। यहाँ एक स्पष्ट क्विड प्रो को होता है, मतलब लेन देन का संबंध साफ दिखता है। आप कोई सेवा लेते हैं और उसके बदले शुल्क देते हैं। जैसे अगर आप कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो आपको कोर्ट फीस देनी होती है। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट की सेवा ले रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। पासपोर्ट चाहिए तो पासपोर्ट फीस, कंपनी रजिस्टर करनी है तो रजिस्ट्रेशन फीस। इन सब मामलों में आपको एक विशिष्ट सेवा मिल रही है जिसके बदले आप भुगतान कर रहे हैं। अच्छा, तो मूल अंतर यही है, क्या बदले में कोई सीधी विशेष सेवा मिल रही है? टैक्स में नहीं, फीस में हाँ। अच्छा, ये अंतर तो साफ हुआ। टैक्स आम सरकारी खर्चों के लिए बिना किसी सीधी सेवा के वादे के, और फीस किसी खास सेवा के बदले में। ठीक है, अब यहीं पर एक और मिलता जुलता शब्द आता है, सेस, उपकर। ये टैक्स से कैसे अलग है? हमने एजुकेशन सेस सुना है, पहले स्वच्छ भारत सेस भी था, आजकल शायद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है इनकम टैक्स पर। ये क्या भला है? हाँ, सेस भी अगर तकनीकी रूप से देखें तो एक प्रकार का टैक्स ही है। इसे भी कानून बनाकर ही लगाया जाता है और ये भी अनिवार्य भुगतान होता है। लेकिन जो चीज इसे सामान्य टैक्स से अलग करती है वो है इसका मकसद। मकसद? हाँ, मकसद। देखिए, सामान्य टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, एक बड़े सरकारी खजाने में, और सरकार उसे अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से किसी भी सार्वजनिक काम में खर्च कर सकती है। रक्षा पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़कों पर, कहीं भी। ओके। लेकिन सेस यानी उपकर किसी विशेष उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है और उससे जमा हुआ सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी उद्देश्य पर ही खर्च किया जा सकता है। इसे ईयरमार्क्ड टैक्स भी कहते हैं, मतलब उस पैसे पर एक ठप्पा लगा होता है कि ये कहाँ खर्च होगा। अच्छा, जैसे एजुकेशन सेस का पैसा सिर्फ एजुकेशन पर? बिल्कुल, एजुकेशन सेस से मिला पैसा सिर्फ शिक्षा से जुड़े कामों पर खर्च होगा, किसी और काम पर नहीं। स्वच्छ भारत सेस का पैसा सिर्फ स्वच्छता अभियान के लिए ही इस्तेमाल हो सकता था। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही जाएगा। सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि जब वो विशेष उद्देश्य पूरा हो जाता है तो सेस हटा लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि हमेशा? व्यवहार में हाँ, ये जरूरी नहीं। कई बार सेस चलते रहते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत यही है। तो टैक्स और सेस में मूल अंतर क्या हुआ? उद्देश्य का। टैक्स का उद्देश्य व्यापक है, सेस का विशिष्ट और पूर्व निर्धारित। समझ गया। टैक्स जनरल पर्पस, सेस स्पेसिफिक पर्पस। चलिए अब एक और बहुत ही आम वर्गीकरण पर आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस
प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर। ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, खासकर जब से जीएसटी आया है तब से इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा तो बहुत हुई है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ये वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस बात पर आधारित है कि टैक्स का असल बोझ, जिसे हम अंग्रेजी में बर्डन या इंसिडेंस कहते हैं, वो किस पर पड़ रहा है और क्या उस बोझ को किसी और पर टाला जा सकता है, मतलब शिफ्ट किया जा सकता है। बोझ कौन उठा रहा है? ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका प्रभाव, इम्पैक्ट, यानी जो शुरू में भुगतान करता है, और बोझ, इंसिडेंस, यानी जो अंतिम भार उठाता है, वो एक ही व्यक्ति या संस्था होती है। आसान शब्दों में, जिस पर ये टैक्स लगाया गया है वही इसे अपनी जेब से भरता है और वो इस बोझ को कानूनी तौर पर किसी और पर नहीं डाल सकता। जैसे इनकम टैक्स। बिल्कुल। इनकम टैक्स आपकी आय पर लगने वाला कर और कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हाँ। आपकी कमाई पर टैक्स लगा तो आपको ही देना होगा। आप अपने ग्राहक से या किसी और से ये नहीं कह सकते कि मेरा इनकम टैक्स तुम भर दो। सही बात है। ये कर अक्सर व्यक्ति की कमाने की क्षमता पर आधारित होते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव होते हैं। जैसे ज्यादा आय पर ज्यादा टैक्स रेट लगता है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, वो टैक्स है जिसका प्रभाव, इम्पैक्ट, यानी शुरुआती भुगतान करने वाला, जैसे कोई दुकानदार या सेवा प्रदाता, और अंतिम बोझ, इंसिडेंस, उठाने वाला, आमतौर पर अंतिम उपभोक्ता या कंज्यूमर, अलग अलग होते हैं। यहाँ टैक्स का बोझ आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, शिफ्ट हो जाता है कैसे? जैसे जब आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए बिस्किट का पैकेट, या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो बिल में जीएसटी जुड़ा होता है ना? हाँ बिल्कुल। अब वो जीएसटी सरकार के पास जमा कौन कराता है, दुकानदार या रेस्टोरेंट मालिक? ये हुआ टैक्स का इम्पैक्ट, यानी पहला भुगतान उसने किया, लेकिन वो आपसे यानी ग्राहक से उस सामान या सेवा की कीमत के साथ वो जीएसटी वसूल लेता है। तो असली बोझ किस पर पड़ा? ग्राहक पर, हम पर। बिल्कुल, आप पर, यानी अंतिम उपभोक्ता पर। तो यहाँ बोझ शिफ्ट हो गया। कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्टेड सामान पर लगती है वो भी इसी श्रेणी में आती है। इंपोर्टर ड्यूटी भरता है पर वो सामान की कीमत बढ़ाकर उसे ग्राहक से वसूल लेता है। क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगता है और अमीर गरीब सभी को अक्सर एक ही दर से देना पड़ता है, इसलिए इसे कई बार प्रतिगामी प्रकृति का माना जाता है। मतलब ये कम आय वाले लोगों की आय का सापेक्ष रूप से बड़ा हिस्सा ले लेता है। अच्छा, तो मूल अंतर समझ आया? डायरेक्ट टैक्स में बोझ शिफ्ट नहीं होता, उसी को देना है जिस पर लगा है। इनडायरेक्ट टैक्स में बोझ आगे शिफ्ट हो जाता है, अंत में उपभोक्ता देता है। हाँ, ये बिल्कुल साफ हो गया। डायरेक्ट मतलब सीधा हमसे, इनडायरेक्ट मतलब घूमकर हम तक। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जहां बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है और शायद ज्यादा दिलचस्प भी। टैक्स इवेजन, कर चोरी और टैक्स इवेजन, कर परिहार या बचाव। कई लोगों को लगता है कि ये एक ही बात है, बस टैक्स न देना या कम देना। लेकिन क्या कानून की नजर में भी ये एक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये अंतर समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके कानूनी नतीजे जमीन आसमान के हैं। देखिए, टैक्स इवेजन, कर चोरी पूरी तरह से गैर कानूनी, इल्लीगल है। ये एक अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें टैक्स देने से बचने के लिए जानबूझकर अवैध, गैर कानूनी तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे अपनी असली आय को छुपाना, डिक्लेयर ना करना, झूठे खर्चे दिखाना जो हुए ही नहीं, नकली बिल या रसीदें बनाना, बेनामी प्रॉपर्टी खरीदना या बेनामी लेन देन करना, हवाला के जरिए पैसा इधर उधर करना, ये सब टैक्स चोरी में आते हैं। ये कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगता है, ब्याज देना पड़ता है और गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। बाप रे, ये तो सीरियस मामला है। हाँ बिल्कुल। दूसरी ओर है टैक्स अवॉइडेंस, कर परिहार या बचाव। इसका मतलब है अपनी टैक्स देनदारी कम करने के लिए कानून के दायरे में रहकर लीगल मेथड्स, तरीकों का इस्तेमाल करना।
इसमें क्या होता है कि लोग कानून में जो छूटें दी गई हैं, जो कटौतियां उपलब्ध हैं, जो रियायतें हैं, रीबेट्स हैं, उनका पूरा फायदा उठाते हैं। तो ये तो ठीक हुआ ना, कानून फायदा उठाना। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार टैक्स अवॉइडेंस में लोग कानून की कमियों या जो बातें स्पष्ट नहीं हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो जटिल कानूनी या वित्तीय संरचनाएं बनाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ टैक्स बचाना होता है, कोई असली व्यापारिक या आर्थिक उद्देश्य नहीं होता। तकनीकी रूप से ये शायद गैर कानूनी ना हो, मतलब कानून के शब्दों का उल्लंघन ना हो रहा हो, लेकिन इसे अक्सर नैतिक रूप से संदिग्ध माना जाता है। इसे कानून की मंशा के खिलाफ भी कहा जा सकता है। मतलब कानूनी है पर सही नहीं माना जाता। हाँ, कुछ वैसा ही। हमारे स्रोतों में मकडॉवेल एंड को लिमिटेड VCTO 1985 केस का जिक्र आता है, जो इस मुद्दे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि टैक्स मामलों में सिर्फ लेन देन के कानूनी रूप फॉर्म को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके वास्तविक सार सब्सटेंस को देखना चाहिए। अगर कोई तरीका कानूनी होते हुए भी सिर्फ टैक्स बचाने का एक हथकंडा है, डिवाइस और सब्टरफ्यूज, तो अदालत उसे नजरअंदाज कर सकती है और टैक्स लगा सकती है। इसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म का सिद्धांत कहते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो निष्कर्ष क्या है? इवेजन साफ तौर पर अवैध है, अपराध है। अवॉइडेंस कानूनी हो सकता है, पर अनैतिक या कानून की मंशा के खिलाफ माना जा सकता है। और अब अदालतें भी सिर्फ फॉर्म पर नहीं, सब्सटेंस पर ध्यान देती हैं। मूल अंतर है लीगैलिटी। इवेजन अवैध, अवॉइडेंस तकनीकी रूप से वैध। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इवेजन से तो दूर ही रहना चाहिए। अब दो और ऐसे शब्द लेते हैं जो टैक्स बचाने में या कम करने में मदद करते हैं, लेकिन लोग अक्सर इनका मतलब एक समझ लेते हैं। एग्जेम्पशन छूट और डिडक्शन कटौती सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। इनमें क्या बारीक फर्क है? हाँ, ये दोनों शब्द इनकम टैक्स में बहुत इस्तेमाल होते हैं और दोनों का नतीजा तो यही होता है कि आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग है। देखिए, एग्जेम्पशन का मतलब है कि आय का कोई खास स्रोत या प्रकार पूरी तरह से टैक्स के दायरे से ही बाहर है। वो इनकम आपकी टोटल इनकम में जोड़ी ही नहीं जाएगी जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे। वो आय टैक्स फ्री होती है। अच्छा, पूरी तरह बाहर। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में कई तरह के एग्जेम्प्टेड इनकम बताई गई हैं। सबसे आम उदाहरण है कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ शर्तों के साथ खेती से होने वाली आय पर भारत में इनकम टैक्स नहीं लगता, ये एक एग्जेम्पशन है। या जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF से मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि, वो भी एग्जेम्प्ट होती है। ओके, मतलब वो कमाई गिनी ही नहीं जाती टैक्स के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं डिडक्शन पर। डिडक्शन का मतलब है कि आपकी जो कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम है, जो कि टैक्सेबल है, उसमें से कुछ खास तरह के खर्चों या निवेशों को घटाने की इजाजत आपको मिलती है। आपकी आय टैक्स के दायरे में तो आती है, लेकिन अगर आपने कुछ खास जगहों पर पैसा लगाया है या कुछ खास खर्चे किए हैं, तो उतनी रकम आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से कम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इनकम तो टैक्सेबल है पर उसमें से कुछ माइनस हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 6 से है, जिसमें सेक्शन 80C से 80U तक कई तरह के डिडक्शंस दिए गए हैं। सबसे पॉपुलर है सेक्शन 80C, जिसके तहत आप PF, जीवन बीमा प्रीमियम, ELSS म्यूचुअल फंड, होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश या खर्च पर कटौती पा सकते हैं। यह सेक्शन 80D है, जिसमें आप अपने और परिवार के लिए दिए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम पर कटौती ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है? आपकी शुद्ध कर योग्य आय, नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, और जब टैक्सेबल इनकम कम होगी तो उस पे लगने वाला टैक्स भी कम हो जाएगा। तो सरल शब्दों में कहें तो एग्जम्पशन में इनकम टैक्स फ्री है, गिनी ही नहीं जाती। डिडक्शन में इनकम गिनी जाती है, पर उसमें से कुछ खास खर्चे, निवेश घटा दिए जाते हैं, जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। एकदम सही, यही मूल फर्क है। बिल्कुल साफ। और अब एक आखिरी जोड़ी पर आते हैं, जो खासकर नौकरी पेशा लोगों की सैलरी स्लिप में अक्सर दिखती है। अलाउंसेस, भत्ते और परक्विजिट्स, परिलाभ या सुविधाएं। ये दोनों सैलरी का हिस्सा लगते हैं, पर क्या ये एक ही हैं या इनमें भी कोई अंतर है? हाँ, ये दोनों ही वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले लाभ हैं, पर इनमें भी एक बुनियादी फर्क है। अलाउंसेस, भत्ते, आमतौर पर नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर
द्वारा कर्मचारी यानी एम्प्लॉय को वेतन के अलावा दिए जाने वाले निश्चित नकद भुगतान, फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट्स होते हैं। ये पैसे किसी खास तरह के व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने में मदद के लिए दिए जाते हैं। नकद भुगतान जैसे हाउस रेंट अलाउंस, घर का किराया देने में मदद के लिए, डियरनेस अलाउंस, बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस, ऑफिस आने जाने के खर्च के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए। ये भत्ते आपकी सैलरी के साथ कैश में जुड़कर आते हैं। अब ये पूरी तरह टैक्सेबल होंगे या इनमें कुछ छूट मिलेगी जैसे HRA में मिलती है, या ये पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे, ये इनकम टैक्स के नियमों पर निर्भर करता है। ओके, तो अलाउंस मतलब कैश। हाँ, मुख्यतः कैश। वहीं दूसरी ओर पर्क्विजिट्स, जिन्हें आम बोलचाल में पॉक्स भी कहते हैं, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली गैर नकद सुविधाएं या लाभ, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज होते हैं। मतलब ये कैश में नहीं मिलते बल्कि सुविधा के रूप में मिलते हैं। हाँ, इनका मूल्य पैसे में जरूर आंका जा सकता है। अच्छा, सुविधा के रूप में जैसे कंपनी की तरफ से आपको इस्तेमाल के लिए कार मिली हुई है, या रहने के लिए बिना किराए का या बहुत कम किराए पे घर मिला हुआ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, या कंपनी आपके बिजली पानी का बिल भर रही है, आपको घर के काम के लिए नौकर मिला हुआ है जिसका पैसा कंपनी दे रही है, आपके बच्चों की स्कूल फीस कंपनी भर रही है, आपको मुफ्त या रियायती दर पर मेडिकल सुविधा मिल रही है। ये सब पर्क्विजिट्स हैं। कानून क्या करता है? इन सुविधाओं का एक मौद्रिक मूल्य तय करने के नियम बनाता है और फिर उस वैल्यू को कर्मचारी की टैक्सेबल सैलरी में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो कैश नहीं मिला पर सुविधा की वैल्यू सैलरी में जुड़ गई टैक्स के लिए। बिल्कुल। तो मूल अंतर क्या हुआ? अलाउंस आमतौर पर नकद मिलता है किसी खर्चे के लिए, पर्क्विजिट सुविधा के रूप में मिलती है। बहुत खूब। तो हमने ये 6 मुख्य अंतर समझ लिए: टैक्स वर्सेस फी, टैक्स वर्सेस सेस, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, इवेजन वर्सेस अवॉइडेंस, एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन और अलाउंसेस वर्सेस पर्क्विजिट्स। ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी और टैक्स प्लानिंग में भी। लेकिन ये सब नियम कानून, ये टैक्स की पूरी व्यवस्था, ये आई कहां से? क्या इसका कोई इतिहास है? मतलब क्या ये अंग्रेजों के जमाने से ही है या उससे भी पहले से? हाँ बिल्कुल, भारत में टैक्स का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये कोई सिर्फ अंग्रेजों की देन नहीं है। प्राचीन भारत में भी एक व्यवस्थित कर प्रणाली मौजूद थी। आप सोचिए, मनुस्मृति जैसे प्राचीन धर्मशास्त्रों में और कौटिल्य के अर्थशास्त्रों जैसे राजनीति और अर्थशास्त्र के ग्रंथों में जो मौर्य काल लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं, उनमें भी करों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अरे वाह, मतलब चाणक्य के टाइम में भी टैक्स था? हाँ बिल्कुल। राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा और राज्य चलाने के बदले उनकी उपज का या आय का एक हिस्सा, जैसे कि छठा हिस्सा जिसे षडभाग कहते थे, कर के रूप में लेते थे। व्यापार पर भी कर लगता था। फिर मध्यकाल में भी दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने कई तरह के कर लगाए। आपने नाम सुने होंगे, ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, खराज, भूमि कर, जजिया जो गैर मुसलमानों पर लगता था, हालांकि इसे अकबर ने हटा दिया था, फिर औरंगजेब ने दोबारा लगाया। और सबसे महत्वपूर्ण था भूमि कर, लैंड रेवेन्यू, जो हमेशा से राज्य की आय का मुख्य स्रोत रहा है। शेरशाह सूरी और अकबर के समय में तो भूमि की पैमाइश करवाकर राजस्व व्यवस्था को काफी सुधारा भी गया था, जैसे टोडरमल की दहसाला प्रणाली। इतिहास में पढ़ा है सब। हाँ, अब जो आधुनिक टैक्स प्रणाली हम देखते हैं, उसकी जड़ें ब्रिटिश राज में हैं। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और पैसों की जरूरत पड़ी। तो 1860 में उस समय के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट पेश किया। हालांकि ये बीच में कुछ साल हटा भी दिया गया था, पर फिर वापस आ गया। इसके बाद इसमें कई बार बदलाव हुए हैं। तो 1860 में पहला इनकम टैक्स एक्ट आया? जी हाँ, आजादी के बाद जब भारत का अपना संविधान बना, तो उसमें टैक्स लगाने की शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट बंटवारा किया गया, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर 1961 में एक नया व्यापक इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, जो आज भी लागू है। हाँ, ये बात और है कि इसमें लगभग हर साल बजट के जरिए संशोधन होते रहते हैं, नए नियम जुड़ते हैं, पुराने बदलते हैं। और जीएसटी,
वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। हाल के वर्षों में सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने से। इसने देश की पूरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बदल कर रख दिया। पहले जो ढेरों अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, केंद्र के अलग जैसे सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, राज्यों के अलग जैसे वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, उन सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स जीएसटी लाया गया। कुछ चीजों को छोड़कर जैसे पेट्रोल, शराब। तो हाँ, ये टैक्स की व्यवस्था कोई स्थिर चीज नहीं है। ये समय और जरूरत के हिसाब से लगातार विकसित होती रही है और हो रही है। वाकई काफी लंबा और दिलचस्प सफर रहा है टैक्स का भारत में। अब आज की बात करें तो ये जो टैक्स लगाने की शक्ति है, ये असल में किसके पास है? क्या सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ही सारे टैक्स तय करती है या राज्यों के पास भी कुछ पावर है? नहीं, जैसा मैंने अभी कहा, भारत एक संघीय देश है, एक फेडरल कंट्री है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर टैक्स लगाने की शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा है। ऐसा नहीं है कि सारी पावर एक ही जगह है। अच्छा, ये बंटवारा कैसे किया गया है? देखिए, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। सूची 1 यानी संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। ये लिस्ट बताती हैं कि कौन से विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। इसी में टैक्स लगाने की शक्तियों का भी जिक्र है। तो कौन सी लिस्ट में क्या है? सूची 1 यानी यूनियन लिस्ट, इसमें वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने और टैक्स लगाने का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद को है। ये कानून पूरे देश पर लागू होते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं इनकम टैक्स, हाँ कृषि आय को छोड़कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क, और अब जीएसटी का भी एक बड़ा हिस्सा सीजीएसटी और आईजीएसटी इसी दायरे में है। ओके, ये हो गए सेंटर के टैक्स। हाँ, फिर है सूची 2 यानी स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने और टैक्स लगाने का अधिकार संबंधित राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर को है। ये टैक्स सिर्फ उसी राज्य की सीमा के अंदर लगते हैं, जैसे कृषि आय पर टैक्स, हालांकि राज्य लगाते नहीं हैं, शराब पर लगने वाला स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जमीन जायदाद की खरीद बिक्री पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू लगान, मोटर व्हीकल टैक्स, ये सब राज्य लगाते हैं। जीएसटी का भी एक हिस्सा एसजीएसटी राज्यों के पास है। और तीसरी लिस्ट? तीसरी है सूची 3 यानी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टैक्स लगाने के ज्यादातर अधिकार सूची 1 और सूची 2 में ही बांटे गए हैं। जीएसटी एक तरह का अपवाद है जहां केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है। इसके अलावा जो हमारी स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम या नगर पालिकाएं और पंचायतें, वो भी कुछ स्थानीय टैक्स लगा सकती हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स, पानी का टैक्स वगैरह। इनकी शक्ति उन्हें राज्य सरकार से मिलती है। ठीक है, तो मतलब पावर बंटी हुई है। हाँ बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो हम पहले भी कह चुके हैं, वो है संविधान का अनुच्छेद 265। कोई भी टैक्स बिना कानून के अधिकार के नहीं लगाया जा सकता, चाहे केंद्र लगाए, राज्य लगाए या लोकल बॉडी। हर टैक्स के पीछे एक वैलिड कानून का होना अनिवार्य है। नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। तो शक्तियों का ये बंटवारा तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन क्या कोई सिद्धांत भी हैं, कोई प्रिंसिपल्स जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा टैक्स अच्छा है या टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? मतलब क्या सरकारें मनमाने ढंग से टैक्स लगा देती हैं या कुछ गाइडलाइंस होती हैं? नहीं, मनमाने ढंग से नहीं लगा सकती, या कम से कम नहीं लगाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने, और खासकर स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 18वीं सदी में ही कुछ बहुत बुनियादी सिद्धांत बताए थे, जिन्हें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन या कराधान के सिद्धांत कहा जाता है। हमारे स्रोत भी इनका जिक्र करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिद्धांत आज भी 250 साल बाद भी एक अच्छे टैक्स सिस्टम की कसौटी माने जाते हैं। अच्छा, क्या है वो सिद्धांत? ये एडम स्मिथ वाले है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस वाले? हाँ वही। एडम स्मिथ ने मुख्य रूप से 4 सिद्धांत दिए थे। एक, समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। इसका मतलब है कि टैक्स लोगों की भुगतान करने की क्षमता, एबिलिटी टू पे के अनुसार लगना चाहिए। जिसकी जितनी हैसियत हो वो उतना टैक्स दे। यानी जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स, प्रोपोर्शन में भी ज्यादा, और जो कम कमाता है उससे कम।
ये न्याय का तकाजा है। 2 निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। टैक्स कितना देना है, कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, ये सब बातें एकदम स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। करदाता और टैक्स अधिकारी दोनों को कोई भ्रम या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, मनमानी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 3 सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। टैक्स देने का तरीका और समय करदाता के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टैक्स भरने के लिए लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़े, जैसे सैलरी से टीडीएस कट जाना या इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा। ये सब इसी सिद्धांत के उदाहरण हैं। ठीक है। 4 मितव्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है कि टैक्स को वसूलने की लागत, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कम से कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार 100 रुपए का टैक्स वसूलने में 50 रुपए या उससे ज्यादा खर्च कर दे। टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट होना चाहिए। ये चारों तो बड़े लॉजिकल लगते हैं। इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी। हाँ, इनके अलावा बाद में कुछ और सिद्धांत भी जोड़े गए जिनका जिक्र शोध करते हैं, जैसे उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब टैक्स सिस्टम ऐसा हो कि सरकार को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त राजस्व मिले, देश के विकास के लिए पैसा कम ना पड़े। और लचीलेपन का सिद्धांत, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब टैक्स सिस्टम ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर सरकार आसानी से टैक्स दरों या नियमों में बदलाव कर सके, जैसे आर्थिक मंदी या तेजी के समय। और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अदालतों ने खासकर भारत में विकसित किया है, वो है सख्त व्याख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। सख्त व्याख्या, इसका क्या मतलब है? 1999 जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अगर कानून की भाषा में कोई अस्पष्टता है, कोई शक है या 2 मतलब निकल रहे हैं, तो उसका फायदा हमेशा करदाता, टैक्स पेयर को मिलेगा, सरकार को नहीं। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारी मंशा तो टैक्स लगाने की थी। टैक्स लगाने के लिए कानून में बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए, कोई अनुमान या धारणा के आधार पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। The benefit of doubt goes to the taxpayer. अच्छा, ये तो करदाता के हक की बात हुई। जी हाँ। आपने भी अदालतों का जिक्र किया, तो क्या न्यायपालिका ने, मतलब हमारे कोर्ट्स ने, इन टैक्स कानूनों को समझने और लागू करने में कोई खास भूमिका निभाई है? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, न्यायपालिका की भूमिका तो बहुत ही अहम रही है और है। टैक्स कानून अक्सर बहुत जटिल होते हैं, उनमें तकनीकी बारीकियां होती हैं और उनकी व्याख्या को लेकर सरकार और करदाताओं के बीच विवाद होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अपने अनगिनत फैसलों से इन कानूनों को स्पष्ट करने, उनकी व्याख्या करने और कई बार उन्हें विकसित करने में भी बहुत मदद की है। हमारे स्रोतों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख है, चलिए उनकी बात करते हैं। हाँ, जरूर। जैसे मैकडॉवेल एंड को केस 1985 की बात हमने टैक्स अवॉइडेंस के संदर्भ में पहले ही की थी। इसने फॉर्म पर सब्सटेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। मतलब अदालतें सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं देखेंगी, बल्कि सौदे के पीछे की असलियत और मंशा को देखेंगी। हाँ, ये तो याद है। फिर एक बहुत बड़ा और चर्चित मामला रहा वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। ये अंतर्राष्ट्रीय टैक्स जगत में बहुत बड़ा केस था। इसमें सवाल ये था कि एक विदेशी कंपनी वोडाफोन ने दूसरी विदेशी कंपनी हचिसन के शेयर्स विदेश में ही खरीदे, जिससे भारत में स्थित एक कंपनी हचिसन एसआर का अप्रत्यक्ष नियंत्रण बदल गया। तो क्या भारत सरकार इस विदेशी सौदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगा सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय संबंध, टेरिटोरियल नेक्सस के सिद्धांत के आधार पर कहा कि नहीं लगा सकती, क्योंकि सौदा भारत के बाहर हुआ था। वोडाफोन वाला केस। हाँ, ये तो बहुत चला था। जी हाँ। हालांकि बाद में सरकार ने कानून में पिछली तारीख से संशोधन, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके ऐसे सौदों पर टैक्स लगाने का प्रावधान कर दिया, जिससे काफी विवाद भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में चिंता भी बढ़ी। खैर, ये मामला दिखाता है कि टैक्स कानून और ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक व्यापार, ये सब कितने जुड़े हुए हैं और कितने जटिल मुद्दे उठ सकते हैं। और कोई केस? एक और महत्वपूर्ण मामला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आजादी बचाओ आंदोलन 2003। ये दोहरे कराधान से बचाओ संधियों, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, DTAA से जुड़ा था। भारत ने कई देशों के साथ DTAA किए हैं ताकि एक ही आय पर 2 देशों में टैक्स न लगे।
भारत मॉरिशस संधि बहुत पॉपुलर थी, जिसका फायदा उठाकर कई विदेशी निवेशक मॉरिशस के रास्ते भारत में निवेश करके कैपिटल गेन टैक्स बचा रहे थे। सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में संधि की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि अगर कोई निवेशक संधि की शर्तों को पूरा करता है तो उसे संधि के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही उसका उद्देश्य टैक्स बचाना हो। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बड़ी राहत मिली थी। अच्छा, तो डीटीएए को कोर्ट ने सही माना। हाँ, उस समय के कानून और संधि के तहत। और एक केस का जिक्र स्रोत करते हैं, केसोरम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस CWT 1966। इसमें कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब टैक्स देनदारी तय हो जाती है, क्वांटिफाइड एंड लायबिलिटी अराइजेस, और चुकाने योग्य हो जाती है, पेएबल, तो यह सरकार के प्रति एक ऋण, डेट की तरह हो जाती है। मतलब ये एक निश्चित कानूनी देनदारी बन जाती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि अदालतें कैसे टैक्स कानूनों की व्याख्या करती हैं, नए सिद्धांत विकसित करती हैं और सरकार व करदाताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये थी हमारी आज की काफी गहन बातचीत कराधान कानून की कुछ बुनियादी बातों और खास तौर पर उन महत्वपूर्ण अंतरों पर जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हमने टैक्स, फी, सेस से लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर वो इवेजन वर्सेस अवॉइडेंस, एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन और आखिर में अलाउंसेस वर्सेस परक्विजिट्स तक के फर्क को समझने की कोशिश की। साथ ही हमने टैक्स के इतिहास पर, उसकी संवैधानिक शक्तियों पर, उसके पीछे के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर और कुछ अहम अदालती मामलों पर भी नजर डाली। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये सारी बातें सुनने में भले ही थोड़ी तकनीकी या सूखी लगे, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम सब, चाहे नौकरी करते हों, व्यापार करते हों या सिर्फ एक उपभोक्ता हों, किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं या टैक्स के नियमों से प्रभावित होते हैं। हाँ, ये बात तो है। और स्रोतों से भी यही बात उभर कर आती है कि टैक्स का उद्देश्य सिर्फ सरकार के लिए पैसा जुटाना नहीं है। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने और समाज में समानता, इक्वालिटी लाने का भी एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और जैसा कि केसोराम इंडस्ट्रीज मामले में भी इशारा किया गया, जब टैक्स देनदारी बनती है तो उसे एक नागरिक दायित्व और राज्य के प्रति एक ऋण के रूप में देखना चाहिए, जिसे ईमानदारी से चुकाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द की टेक अवे? मेरे हिसाब से शायद सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स कानून जटिल जरूर लग सकते हैं, पर वो मनमाने नहीं हैं। उनके पीछे एक तर्क है, कुछ सिद्धांत हैं, स्पष्ट परिभाषाएं हैं। अगर हम इन बुनियादी चीजों को, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और डिस्टिंक्शंस को समझ लें, तो ये विषय उतना डरावना नहीं लगता जितना हम सोचते हैं। सही कहा। और इन बारीकियों को जानने से हम न सिर्फ एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, बल्कि अपने वित्तीय मामलों को भी बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, जैसे कौन सी छूट या कटौती हमें मिल सकती है, और हमारे दायित्व क्या हैं, जैसे सही इनकम बताना और समय पर टैक्स भरना। ये ज्ञान हमें गैर जरूरी विवादों और कानूनी पचड़ों से भी बचा सकता है। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए भी और हमारे लिए भी, जिस पर सोचा जा सकता है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। डिजिटल इकोनॉमी आ गई है, लोग घर बैठे दुनिया भर में व्यापार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसी नई चीजें आ गई हैं जिनका कोई देश नहीं है। कंपनियां एक देश में रजिस्टर्ड हैं, काम कहीं और कर रही हैं, मुनाफा कहीं और दिखा रही हैं। हाँ, ये सब बड़े चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में क्या टैक्स के ये परंपरागत सिद्धांत और वर्गीकरण, जैसे डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का भेद, या टैक्स लगाने के लिए भौगोलिक सीमा, टेरिटोरियल नेक्सस की जरूरत, क्या ये भविष्य में भी उतनी ही प्रासंगिक रहेंगे, या फिर हमें इन अवधारणाओं को नए सिरे से देखने और शायद बिल्कुल नए तरह के टैक्स नियम, नए तरह के सिद्धांत बनाने की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया भर में बहस चल रही है। विचार करने योग्य प्रश्न है। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें